तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका समय काल था 2700 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व और 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। ये दोनों ऑप्शन जो है ये एग्जाम में आ जाते हैं। तो इनमें से सन के अकॉर्डिंग कि कौन सा समय है, एक ऑप्शन ये भी आ जाता है कि 2717 से और दूसरा 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। तो जो ऑप्शन में जो दिखाई दे तो उसी के अकॉर्डिंग मार्क करना है आपने। और रेडियो कार्बन डेटिंग जो है उसके अनुसार, रेडियो कार्बन डेटिंग जो होती है ना वो किसी भी समय का बताती है कि वो कितनी पुरानी चीज है, उसका एग्जैक्ट टाइम बताती है। जैसे कोई बर्तन मिला है तो उस बर्तन का पता लगाएंगे कि ये कितना पुराना है, तो वो रेडियो कार्बन डेटिंग से ही पता लगाएंगे। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व का समय है। अब इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये नाम किसने दिया? नहीं, ये नाम मतलब क्यों बोला गया है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे क्यों बोला गया है? तो सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसने के कारण, कि ये सिंधु घाटी पे बसी हुई है और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर बसी है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया इसे? क्योंकि सर्वप्रथम जो उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा में हुआ था। फिर कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोला गया इसे? क्योंकि यहाँ पर कांसे धातु का, ब्रॉन्ज जो होता है ना कांसा, उस धातु का प्रयोग होने के कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। पकाई गई ईंटों की सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है भवन निर्माण में, तो पकी ईंटों की सभ्यता भी इसे बोलते हैं। नगरीय सभ्यता बोलते हैं क्योंकि इसका नगर नियोजन प्रमुख था। नगर नियोजन आज के समय में बनी हुई बेस्ट टेक्नोलॉजी की जो जगह है उनको भी ये फेल करता है, मतलब इसका इतना सटीक नगर नियोजन था, इस कारण इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। मेलुहा सभ्यता, मेलुहा शब्द जो था इसका प्रयोग किया था मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता के लिए। मेसोपोटामिया से जो यहाँ पर व्यापार के लिए आते थे लोग, वो मेलुहा सभ्यता इसको बोलते थे। मेलुहा कि मेलुहा चलना है, मतलब इस तरीके से। तो मृत पात्रों की सभ्यता बोला है पुरातत्ववेताओं ने। मृत पात्रों की सभ्यता किसने बोला है? पुरातत्ववेताओं ने। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो और देख लेते हैं। खोज संबंधी तथ्य, सबसे पहले किसने देखा सिंधु घाटी की सभ्यता को, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसको देखा था। मतलब जैसे कोई टीला था तो यहाँ पर कुछ जैसे थोड़े बहुत अवशेष पड़े हैं, ईंट वगैरह, तो ये किसने देखा था? ये देखा था चार्ल्स मेसन ने देखा था ये, ठीक है। अब 1856 में ब्रंटन बंधु थे, ये दो भाई थे। इन्होंने यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे ईंटों की जरूरत थी। तो ईंटें जो है यहाँ पे पत्थर कम पड़ गए, तो इन्होंने बोला कि आसपास देखो कि कहीं पर कोई पत्थर वत्थर हैं तो वो लेकर आओ। तो लोग गए और यहाँ पर पहुंच गए, और यहाँ से जो है इन्होंने पत्थर लेके और रेलवे लाइन पे लाके डालना शुरू कर दिया ईंटें। फिर ब्रंटन बंधु ने पूछा कि भाई तुम ये कहाँ से लेके आ रहे हो? तो इन्होंने बताया कि हम तो यहाँ पास में एक टीला है, टीले से जो है ईंटें लेकर आ रहे हैं। तो फिर ये जो है ब्रंटन बंधु यहाँ पर गए और इन्होंने देखा कि यहाँ तो मतलब कुछ अलग तरह की ईंटें हैं, मतलब ये आज के समय की तो नहीं है, ये बहुत पहले टाइम की हैं, तो कुछ तो इनमें खास है। तो इन्होंने फिर अपने जो वर्कर थे उनको मना कर दिया कि यहाँ से और ईंटें मत उठाओ, और इन्होंने आगे इसकी सूचना दे दी अपने बड़े अधिकारियों को। इस तरीके से 1856 में सबसे पहले
का सबसे पहले का जिक्र आता है तो चार्ल्स मैसन का आता है, फिर ब्रेंटन बंधु का आता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इन्होंने भी दी थी पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने इंफॉर्मेशन दी तो थोड़ा सा जो है बड़े अधिकारियों का थोड़ा सा ध्यान गया उस तरफ, और फिर जो है लेकिन इसकी खोज का श्रेय जो जाता है वो कनिंघम को जाता है। देखो ब्रंटन बंधु ने देखा है सबसे, मतलब इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है सबसे पहले, लेकिन नाम आएगा कनिंघम का, क्योंकि ये बड़े अधिकारी थे और इन्हीं की अध्यक्षता थी भाई, इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी तो इनका ही वो जाता है, इन्होंने ही अपने ऊपर इसका श्रेय लिया है खोज का। तो कनिंघम याद रखेंगे, पुरातत्व विभाग के जनक हैं ये, और इन्होंने ही इसकी खोज का श्रेय अपने ऊपर लिया 1878 में। अब जो है 1921 में भाई वो उनका टाइम पीरियड जैसे खत्म हो गया, दूसरा अधिकारी आ जाता है, तो फिर आगे जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की और उसकी उत्खनन कार्य शुरू किया। 1922 में जो है राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य शुरू किया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, हड़प्पा को दयाराम साहनी। अब कोई भी किसी का प्रॉपर्टी हड़प करता है तो वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता है, कुछ भी सामान किसी का हड़प कर लेना है तो कोई भी दया नहीं दिखाता है। तो इस तरीके से हम दयाराम साहनी को याद कर सकते हैं, हड़प्पा, और राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन में इन्हीं में यही दो देते हैं नाम तो कंफ्यूजन होता है, तो एक को अगर अच्छे से याद करेंगे तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। तो राखलदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा आ जाएगा। अब जो है समकालीन सभ्यताएं भी थी कुछ इसके अंतर्गत। समकालीन यानी कि जो इसी के टाइम पीरियड में जो और अन्य सभ्यताएं हुई हैं वो सभ्यताएं, समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हुई हैं वो बताते हैं आपको। तो समकालीन सभ्यता में जोग सभ्यता आती है, जोग सभ्यता। जोग सभ्यता का टाइम पीरियड है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। मैं यहाँ पे BC लिख देती हूँ, ईस्वी पूर्व। और यहाँ से क्या मिला है भाई, कुबड़दार सांड की मूर्तियां मिली हैं, सांड की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, जोग सभ्यता हो गई। कुली में ही सभ्यता है एक, कुली में ही सभ्यता, कुली में ही सभ्यता। इस सभ्यता का टाइम पीरियड है 2800 से 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व। एक और है झूकर झाकर। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम में, झूकर झाकर वाला ये क्वेश्चन आ चुका है। झूकर झांगर भी लिख देते हैं इसको, झाकर भी लिख देते हैं। झूंगर झांगर सभ्यता इसका टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व। अब ये सारी जितनी भी ये तीनों सभ्यता हैं, और भी हैं एक दो लेकिन इम्पोर्टेंट यही हैं। और ये सारी कहाँ है भाई, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यदि विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कैसे था, तो विस्तार जो था सिंधु घाटी की सभ्यता का, उसका कुल क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो अब जो है इसका कुल क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है तो इसको याद बड़े अच्छे से करेंगे। 12,99,600,
ठीक है, इसको ऐसे करके याद करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको याद करेंगे। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और वैसे लिखेंगे तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर और 13 लाख वर्ग किलोमीटर आएगा। इसका आकार अगर देखें तो त्रिभुजाकार है, आकार त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। और इसके अगर स्थानों की बात करें तो इसको इस तरीके से समझेंगे, देखो 1 मिनट, गलत हो गया। इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। अब मैप के अकॉर्डिंग ऐसी ही होती है ना दिशा, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण होता है। तो पूर्व में जो स्थान है सिंधु घाटी की सभ्यता का, मतलब कहाँ से कहाँ तक विस्तार हुआ है, तो पूर्व में जो लास्ट स्थान है वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और उत्तर में जो स्थान है वो कौन सा है, मांडा। दक्षिण में जो स्थान है वो कौन सा है, दायमाबाद, दायमाबाद। और पश्चिम में जो स्थान है वो है सुतका गेडोर, सुतका गेडोर। अब देखो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, J&K जम्मू कश्मीर में है, और ये है चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। अब आलमगीरपुर जो है वो यूपी में पड़ता है, यूपी। हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे ये हो गया, चिनाब नदी के किनारे मांडा हो गया। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और गोदावरी की सहायक नदी है एक परवरा नदी, परवरा नदी है गोदावरी की सहायक नदी है, इसके किनारे पर दायमाबाद है महाराष्ट्र में। सुतका गेडोर जो है वो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ है भाई, पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। ये दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। तो इस तरीके से याद करेंगे ना, इसको ऐसे लिख के 1-2 बार में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके ऐसे लिखेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। या ऐसे लिख लीजिएगा जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरीके से इनका नाम इनके आगे लिख के ऐसे याद कर लेना। तो 2-3 बार अगर रफ नोटबुक में लिख के देखोगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो अब जो है इससे संबंधित कुछ और बातें हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो यानी कि दोनों स्थान, मोहनजोदड़ो। देखो इनमें था नगर टीला, दुर्ग टीला, मध्य टीला, ये 3 मतलब पार्ट में थे ये, ठीक है। नगर टीला जैसे आम जनता हो गई उसमें, दुर्ग टीला में जो है उच्च अधिकारी या उच्च पद वाले लोग रहते थे। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है उसमें केवल दुर्ग टीला, सिर्फ जो है दुर्ग टीला, दुर्ग टीला रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। रक्षा प्राचीर, रक्षा प्राचीर क्या हो गई भाई, दीवार हो गई। प्राचीर, प्राचीर का अर्थ यहाँ पे आ गया दीवार, ठीक है। तो दीवार से घिरा था, ठीक है। सिर्फ दुर्ग टीला, सिर्फ दुर्ग टीला रक्षा प्राचीर से घिरा था।
अब कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा, कालीबंगा में दुर्ग टीला, दुर्ग टीला। जब आप अपना लिखोगे तो उस टाइम पे जो है आप बहुत ही इसको अच्छे से और डिटेल में लिखेंगे, क्योंकि देखो बोल तो मैं सब कुछ रही हूँ, तो आप साथ साथ इसको लिखेंगे। दुर्ग टीला, नगर टीला, ठीक है। अब मैंने टीला नहीं लिखा है, वो आप लिख लेना। दुर्ग टीला, नगर टीला दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, लेकिन अलग अलग। दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे थे, लेकिन अलग अलग, अलग अलग। यानी कि दुर्ग टीले को अलग से दीवार से दीवार से घेरा गया था, और नगर टीले को अलग दीवार से घेरा गया था। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं, हाँ, इसको अलग और इसको अलग। ठीक है। अब देखो लोथल, एक लोथल स्थान है, ये जो है बंदरगाह थी इसकी। ठीक है, लोथल सुरकोटदा, ये भी बंदरगाह थी, सुरकोटदा। और एक और स्थान आता है बनावली, बनावली, ये हरियाणा में है। तो लोथल, सुरकोटदा और बनावली, ये तीनों ही इसमें जो है दुर्ग नगर, एक मिनट, दुर्ग और नगर टीला जो है, दुर्ग टीला और नगर टीला दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से, क्या है, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से, एक रक्षा प्राचीर से घिरे थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा जो था, धोलावीरा त्रिस्तरीय, यानी कि इसमें जो है ना मध्य टीला भी है। मिनट, त्रिस्तरीय, एक मिनट, मैं तो थोड़ा गलत लिख गई। त्रिस्तरीय, हाँ ठीक है, त्रिस्तरीय, यानी कि इसमें दुर्ग टीला भी है, मध्य टीला भी है और नगर टीला भी है। ये तीनों रक्षा प्राचीर से घिरे थे, ये इसमें तीनों रक्षा प्राचीर से घिरे थे। ठीक है। अब चन्हूदड़ो की बात करें, चन्हूदड़ो, इसमें कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं थी, इसमें रक्षा प्राचीर बीच में आ जाता है, एक मिनट, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है थोड़ा इसमें ना, कोई नहीं। चन्हूदड़ो में कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं थी। ठीक है, नहीं थी। ठीक है। अब देखिए दाह संस्कार का और देख लेते हैं एक बार, कि दाह संस्कार कैसे करते थे ये लोग, दाह संस्कार कैसे करते थे ये लोग। तो एक तो होता था शव को जलाया जाना, यानी कि शव जलाया जाता था कहाँ पर भाई, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में आपने मूवी भी देखी होगी मोहनजोदड़ो, तो उसमें भी ये सीन दिखाया हुआ है कि वहाँ पे जो है कौन था वो, ऋतिक रोशन, तो उसके
जो फादर थे उन मतलब उनकी डेड बॉडी लटका रखी थी, तो वो इसको बुरा मान रहे थे कि शव को तो जलाया जाता और इन्होंने ऐसे ही टांग रखा है। तो मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था। ऐसे आप अपनी नोटबुक में ना जहाँ पे नोट्स बनाए तो कुछ इस तरीके से साथ साथ कुछ ड्राइंग बना लेंगे ना, जैसे आग की ड्राइंग बना लेंगे तो इजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, थोड़ी सी, हाँ, आग की तरह ही थोड़ा सा बना लेंगे ना तो याद करने में इजी हो जाएगा। और दफन संस्कार कहाँ होता था? दफन करना, दफन संस्कार कहाँ होता था? ये हड़प्पा में होता था। हड़प्पा में होता था दफन संस्कार, यहाँ लोग दफनाए जाते थे। तो हड़प्पा में क्या मिला है? R37 मिला है, ये आपने सुना होगा R37। इसमें क्या था कि 37 लोगों को एक साथ दफन किया गया, 37 लोगों को एक साथ दफन किया गया, एक साथ दफन किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एच समाधि भी मिली है हड़प्पा में, जैसे R37 मिला है ना, ऐसे ही एक एच समाधि भी मिली है। और एच समाधि क्यों बोला गया है उसको? एच समाधि, एक मिनट, तो एच समाधि क्यों बोला गया है? एच समाधि क्योंकि इसमें जो लोग दफनाए गए ना, वो जैसे एक ऐसे दफना दिया, एक ऐसे दफना दिया, एक ऐसे दफना दिया, तो इसको अगर देखें तो ये एच की शेप बन रही है। तो क्योंकि इसमें इस तरीके से लोगों को दफनाया गया, इसलिए इस प्रकार दफनाया गया, इस प्रकार दफनाया गया, तो इसलिए इसे एच समाधि का नाम दिया गया। तो ये दोनों ही जो है ये हड़प्पा में मिली हैं। अब जो है कुल समाधियां कितनी थी? कुल समाधि अगर बात करें, कुल समाधि की यदि हम बात करें तो कुल समाधि थी 17 मिली थी हमें। टोटल जो समाधियां थी वो थी 17। तो 17, ओके, समाधि कितनी थी? 17 थी। और इनमें से लोथल में जो मिली हैं, लोथल में जो मिली हैं वो 3 मिली हैं, यानी कि टोटल में से 3 जो है वो लोथल में मिली है और कुल थी 17। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हड़प्पा स्थल की बात करेंगे तो हड़प्पा जो स्थान था वो कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। और स्थान किस स्थान पर है हड़प्पा? तो माउंट गोमरी नामक स्थान पर है, जो अब पाकिस्तान में है, पहले भारत में और अब पाकिस्तान में। ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या बोला गया है? हरयूपिया, हरयूपिया बोला गया है ऋग्वेद में। खोज कब हुई हड़प्पा की? 1878 में कनिंघम, क्योंकि इन्हीं को खोज का श्रेय जाता है। और उत्खनन कब हुआ? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा किसकी अध्यक्षता में? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। इसके दक्षिण दिशा में R37 कब्रिस्तान मिला है, जो अभी हमने बताया था R37 के 37 लोगों को एक साथ दफनाया गया था, इसलिए R37 यहाँ पे दफन करने की परंपरा थी, तो R37 कब्रिस्तान। मुख्य जो राजमार्ग था इसका वो 33 फीट चौड़ा था। कितना अधिक था ये? तो 33 फीट चौड़ा मुख्य राजमार्ग था किसका? हड़प्पा का। अब यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं ये देखते हैं। तो हड़प्पा से क्या मिला है ये देखते हैं। तो हड़प्पा से मिला है भाई तांबा गलाने का कारखाना, यानी कि यहाँ पे कारखाना था किसका? तांबा गलाने का। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। जब तांबे का कारखाना मिला है तो तांबे से संबंधित चीजें भी मिली होंगी, तो इक्का गाड़ी। ठीक है, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है।
और एक बर्तन के ढक्कन पर दो मृग यानी कि दो हिरण मिले हैं, उनका चित्र बना हुआ है। यहाँ पर जितने बर्तन मिले हैं लगभग सभी जो है वो काले रंग के बर्तन मिले हैं। ठीक है, काले रंग के बर्तन मिले हैं। शंख पर बैल का चित्र है, शंख पर बैल का चित्र बना हुआ है। उर्वरता की देवी का चित्र, ये जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगी। जैसे तांबे की इक्का गाड़ी है ये, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र हो गया, तांबा गलाने का कारखाना हो गया, और उर्वरता की देवी का चित्र जो है गर्भ से पौधा निकलता हुआ, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया है इसमें, तो ये उर्वरता की देवी का चित्र माना गया है। और तांबे का दर्पण मिला है, दर्पण यानी कि शीशा मिला है। मूर्तियों की यदि बात करें कि हड़प्पा में कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं, तो यहाँ पर 3 हैं। एक है नर्तक धड़ यानी कि नाचता हुआ इंसान, तो नर्तक धड़ जो मिला है इसे नटराज भी बोला गया है कि ये नटराज की भी मूर्ति माना गया है। ये काले रंग से, काले सिलेटी चूना पत्थर से, काला चूना पत्थर बोल दो या सिलेटी चूना पत्थर बोल दो, जिसे ग्रे लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इससे बना है। इसके हाथ मतलब जैसे हाथ होते हैं ना, ऐसे मान लीजिए बना हुआ है ऐसे, तो इधर जो है इसके हाथ के लिए इधर भी होल है और उधर भी होल है कि यहाँ पे हाथ लगाने के लिए, लेकिन इसके हाथ नहीं है। ठीक है, इसके हाथ नहीं बने हुए हैं, बाकी छेद छोड़े हुए हैं हाथ लगाने के लिए, जैसे खिलौने बनते हैं ना ऐसे। तो नर्तक धड़ है नटराज काला सिलेटी चूना पत्थर या ग्रे लाइमस्टोन से बना है। माप की अगर बात करें तो 9.9 सेंटीमीटर है। पुरुष धड़ की है, सेकंड जो है वो पुरुष धड़ है, जिसे आदिनाथ की मूर्ति माना गया है, और ये लाल चूना पत्थर से है। बस इनका फर्क याद रखिए कि जो नर्तक हैं, नाचने वाले जो मूर्ति मिली है नर्तक धड़ की, वो काले या सिलेटी चूना पत्थर की है, और जो पुरुष धड़ है वो लाल चूना पत्थर का है। बस ये लाल और काले में कंफ्यूज मत होना। ये दोनों ही राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई हैं। लगभग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में जितनी चीजें हैं वो लगभग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सिर्फ मोहनजोदड़ो से मिला हुआ जो क्या है योगी की प्रतिमा है, वो जो है कराची पाकिस्तान में है। बाकी लगभग सब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अब पुरुष धड़ की बात करें माप की, तो 3.8 इंच, ये इंच का साइन है, तो 3.8 इंच 9.2 सेंटीमीटर। एक माँ के साथ जुड़वा बालक टेराकोटा। तो यहीं पे ये क्लास पूरी होती है। कल देखते हैं मोहनजोदड़ो।